हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वो कौन सा, वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कौन सा है, वो पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैं इस विषय के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसके अंतर्गत सूर्य ताप पढ़ना है, ताप कटिबंध। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों 3 बिंदु आएंगे। पहला कौन सा, उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट है, इसमें भारत की अवस्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। ठीक है, चलिए इसमें कुछ पॉइंटें दिए हैं या कुछ लाइनें दी हैं, उसको देख लेते हैं। सूर्य वायुमंडल की आदि शक्ति का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, सूर्य क्या है, वायुमंडल में जो भी शक्तियाँ हैं उसका एकमात्र जो स्रोत है वो कौन सा दोस्तों, वो सूर्य है। ठीक है, प्राणी मात्र के जीवन का आधार ही सूर्य। ठीक है, किसी भी प्राणी के जीवन का आधार कौन सा दोस्तों, सूर्य, क्योंकि सूर्य से अगर ऊष्मा नहीं मिलेगी तो ये पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, मनुष्य का जीवन भी सूर्य बिना संभव नहीं है, मतलब मनुष्य नहीं, किसी भी प्राणी का जीवन सूर्य के बिना संभव नहीं है, प्रकाश के बिना। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा सूर्यताप कहलाता है। ठीक है, यह सूर्यताप पृथ्वी के धरातल पर सर्वत्र एक समान रूप से वितरित नहीं होता है। ठीक है, जो सूर्यताप है क्या है, पृथ्वी पर या धरातल पे एक समान रूप से वितरित नहीं होता है। ठीक है, इस क्यों नहीं होता, इसके बारे में कुछ लाइनें देख लेते हैं। सर्वाधिक सूर्यताप भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को प्राप्त होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा ताप किसको प्राप्त होता है, जिसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब। ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो इसके जो 10 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे मतलब इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसी को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस भाग में सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। ठीक है, इस भाग में क्या है, सूर्य क्या करता है, यहाँ से लंबवत चमकता है। ठीक है, अगर दोस्तों जहाँ पे अगर लंबवत सूर्य कहीं भी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ताप अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों की ओर सूर्यताप की मात्रा कम होती है। ठीक है, जो ध्रुव है, मान लीजिए ये आपका ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे क्या होगा, ताप कम होगा। किसके अपेक्षा, विषुवत रेखा के अपेक्षा। इसमें कुछ पॉइंटें और दिया, उसको देख लेते हैं। क्योंकि वर्ष के प्रत्येक महीने में सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, अगर जब भी कोई भी प्रकाश अगर तिरछी पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पर उसका जो क्षेत्र तो ज़्यादा होगा लेकिन जो उसका ताप कितना होगा, कम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर विषुवत रेखा का 40%, ठीक है, केवल 40% ही सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, जो जो विषुवत रेखा है इसका कितना, मात्र 40% ये ध्रुवों को प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि धरातल पर सूर्यताप का विवरण अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक अक्षांश के अनुसार अलग अलग होता है, कहीं कहीं 23 डिग्री अक्षांश है, कहीं कहीं 66.5 है, तो उसके अनुसार इसका जो सूर्यताप है वो अलग अलग विवरण होता है। ठीक है, अब हम लोग अलग पॉइंट में बात करेंगे सूर्यताप के विवरण पर वायुमंडल के परावर्तन, ठीक है, प्रकीर्णन तथा अवशोषण आदि क्रियाओं का भी बड़ा योगदान है। ठीक है, इन सब क्रियाओं का योगदान किसका, प्रकीर्णन का, अवशोषण का। ठीक है, इसमें दोस्तों और हम लोग पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो सूर्यताप पृथ्वी तल पर पहुंचता है वह पृथ्वी की दैनिक गति एवं अक्षांशों के अनुसार वितरित होता है। ठीक है, जो भी सूर्यताप पृथ्वी पर आता है तो उसका कारण क्या है, जो पृथ्वी की दैनिक गति है उसी कारण एवं अक्षांशों के अनुसार वितरित होता है, मतलब एक जगह कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसी के अनुसार उसका ताप रहता है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग और देख लेते हैं। ग्लोब को तापमान की दृष्टि से कुछ ऐसा खास प्रदेशों या मंडलों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ग्लोब की दृष्टि से तापमान को, जिनमें तापमान का विवरण तथा उनकी विशेषताओं में लगभग समानता या औसत आंतरिक समरूपता पाई जाती है। ठीक है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग पाई जाती है, या औसत होता है या उससे थोड़ा सा कम या बेसी होता है। ठीक है, अक्सर ज़्यादा सामान्य पाया जाता है।
इन मंडलों या कटिबंधों का सीमांकन, ठीक है, अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये सब जो मंडल या कटिबंध है, इसका जो सीमांकन किसके अनुसार किया जाता है? ये अक्षांशों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, इस दृष्टि से विद्वान द्वारा 3 प्रमुख कटिबंधों में विभक्त किया गया है। ठीक है, विद्वान इसको 3 प्रमुख कटिबंध में विभक्त किए हैं। ठीक है, तो सबसे हम लोग कटिबंधी, ठीक है, या उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसमें जो जो इसकी परिभाषा है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 समान भागों में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करता है। ठीक है, क्या करता है ये भूमध्य रेखा? क्या करता है? इसको उत्तरी गोलार्ध में और इसको दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करता है। ठीक है, इसमें और कहते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा के दोनों ओर कितना है दोस्तों? 2372 अक्ष हो गए। ठीक है, जिसको आप कर्क रेखा इधर है और मकर रेखा इधर, ठीक है, इन दोनों के मध्य तक विस्तृत भाग को क्या कहते हैं? मान लीजिए इधर कर्क रेखा इधर मकर रेखा है, इस बीच के क्या विस्तृत भाग को हम लोग की कितना दोस्तों? 2372 अंश, ठीक है, कटिबंध के नाम से संबोधन प्राप्त है। ठीक है, यहाँ भूमध्य रेखा पर सूर्यों की किरणें लंबवत होती है। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर ही, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें क्या है? लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इसी कारण दोस्तों यहाँ का जो सूर्य ताप है बहुत अधिक होता है, तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष भर में कम से कम एक बार लंबवत जरूर होती है। मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये देखिए ये जो एरिया है ये कौन सा पूरा है? कटिबंध। ठीक है, कटिबंध, यहाँ पर क्या है? सूर्य का ताप जो है लंबवत पड़ता है या सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और ये जो उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध है, एक साल में एक बार यहाँ पे भी लंबवत जरूर पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है। ठीक है, उसके बारे में आगे पॉइंट आएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें, तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष भर में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य होता है। भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास वाले भाग में क्या होते हैं? वर्ष भर तापमान उच्च रहने के कारण शीत ऋतु का सर्वथा अभाव रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जो यहाँ पे क्या होता है? शीत ऋतु का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो ताप है सबसे अधिक होता है। ठीक है, किंतु कर्क और मकर रेखाओं के आसपास ग्रीष्म व शीत ऋतु प्रत्यक्ष अनुभव की जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए इधर क्या है? कर्क रेखा, इधर मकर रेखा है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु भी पड़ती है आपकी और शीतकालीन भी। ठीक है, और दोस्तों इसमें और हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये चित्र है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये कौन सा? देखिए ये ग्लोब है। देखिए ये जो आपकी कौन सी ये रेखा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 0 डिग्री, ठीक है, अक्षांश पे है। इसी को दोस्तों विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और कलर दोस्तों चेंज कर लेते हैं इसमें। देखिए ये कौन सा आपका क्षेत्र है? देखिए यहाँ से देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र, ठीक है, ये जो बच्चा, ये सब पूरा क्षेत्र जो हरा कलर से मैं इसको कर रहा हूँ, ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, यहीं पर दोस्तों क्या होता है? ताप अधिक होता है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं, और इसी को दोस्तों ये कहाँ पर दोस्तों? देखिए ये आपकी एक कर्क रेखा है। ठीक है, कौन सी है? कर्क रेखा। कितनी दोस्तों? 23.5, ठीक है, 23.5 अंश डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक है, और ये देख लेते हैं इसको, और कलर चेंज करके दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आपकी है ये कौन सी है? ये मकर रेखा है। ठीक है, जो ये भी 23.5 अंश पे झुकी हुई है। ठीक है, और देखिए इससे ऊपर ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है जिसको मैं नीला कलर से गोला कर रहा हूँ, ये कौन सा क्षेत्र? ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। और ये दोस्तों ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये देखिए ये उत्तरी या शीत कटिबंध, इससे पहले आगे चल के मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और ये कौन सा? ये उत्तरी ध्रुव है। इधर इसके नीचे जो वाइट कलर का जिसे मैं गोला कर रहा हूँ, तो ये कौन सा है दोस्तों? ये दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ और पॉइंट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कौन सा दोस्तों? आप सेकेंड पॉइंट है आप शीतोष्ण कटिबंधी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ग्लोब पर इस कटिबंध का विस्तृत, ठीक है, उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ही
गोलार्धों में कितना है दोस्तों 2312 डिग्री तथा 66, ठीक है, जो 66 सही 1/2 है, ठीक है। क्या दोस्तों ये इस पर झुका हुआ है, ठीक है। अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। जो आपका देखिए ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है। इसमें मैं आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये आपका 23.5 अंश है, ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो एक आ जाएगा ये शीतोष्ण कटिबंध बन आएगा, जो 66 से 1/2 पे है, ठीक है। इसी को दोस्तों इसमें बता रहा है। और पॉइंट देख लेते हैं। इस भाग में दिन तथा रात्रि की अवधि अधिक होती है, ठीक है। इस भाग में क्या दिन और रात की अवधि अधिक होती है, किंतु 24 घंटे में सॉरी दोस्तों 24 घंटे से कम होती है, ठीक है। सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थिति के कारण ऋतुओं में पर्याप्त अंतर होता है। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है और शीत ऋतु में तापमान कम होता है। आगे चल के दोस्तों और कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। जो मैं आपको बताया था शीत कटिबंध, ठीक है, जो गोलार्ध में जो सबसे ऊपर था, ये जो एरिया था यही शीत कटिबंध है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ध्रुव व दक्षिणी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के कितना दोस्तों 66 से 1/2, ठीक है, तथा क्रमशः उत्तरी ध्रुव के मध्य शीत कटिबंध स्थित है, ठीक है। यही जिससे इसमें कहने का मतलब है कि ये जो आपका 66.5 है, ठीक है, और ये जो आपका उत्तरी ध्रुव इसी दोनों के जो मध्य है यही क्या आपका है शीत कटिबंध, ठीक है। इस भाग में सूर्य की किरणें के अत्यधिक तिरछेपन के कारण तापमान बहुत कम अंकित होता है, ठीक है। जो तिरछापन है, जो सूर्य की किरणें क्या होती है तिरछापन होने के कारण इसीलिए इस पे क्या होती है तापमान बहुत ही कम अंकित किया जाता है, ठीक है। वर्ष के कुछ महीनों में सूर्य के अभाव के कारण यहाँ सूर्यताप शून्य रहता है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य का ताप कितना होता है 0, मतलब शून्य रहता है। तो ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये जो दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पे क्या होता है 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होती है, ठीक है। और दोस्तों इसमें और देख लेते हैं। सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों यही है जो आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे क्या था जो सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग में से, ठीक है, जो भारत क्या है जो मध्य भाग से वहाँ से कर्क रेखा, ठीक है, कितनी दोस्तों 23 सही 1/2 उत्तरी पूर्वी पश्चिम दिशा से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध स्थित है, ठीक है। जो भारत का 2 भागों में है, ठीक है। कौन सा जो उत्तरी भाग है भारत का वो शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है, तथा जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा है उष्ण कटिबंध है, ठीक है। जो आपका दक्षिणी भाग इसलिए यहाँ पर दोस्तों गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। जो आपका उत्तरी भाग वहाँ पे जैसे आपका जम्मू कश्मीर हुआ से हिमाचल प्रदेश है, तो उत्तरी भाग में यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और दोस्तों ये तो चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। पृथ्वी की गतियाँ कौन सी गतियाँ हैं, परिभ्रमण गति क्या होती है, क्यों होती है और कैसी होती हैं, या परिक्रमण, ठीक है। ये दोनों गतियाँ होती हैं। परिणाम इन लोगों का दिन और रात का होना, ऋतु परिवर्तन और उत्तरी अयनान, ठीक है। इस सब बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और कौन कौन सा है उसमें और देख लेते हैं। दक्षिणी अयनान और कौन सा दोस्तों विषुव, ठीक है। तो इन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग की कुछ लाइनें उसको देख लेते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। पृथ्वी क्या है सौरमंडल का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि पृथ्वी एक खुद ग्रह है, ठीक है। अतः सूर्य और चंद्रमा से इसका विशेष संबंध, ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है पृथ्वी, या सूर्य के प्रकाश से ही इसमें रोशनी है। और जो चंद्रमा क्या है इसका एक उपग्रह है। इसीलिए दोस्तों सूर्य और चंद्रमा का विशेष संबंध है किससे, पृथ्वी से।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, जो आपकी पृथ्वी क्या है, सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। और चंद्रमा पृथ्वी का, ठीक है, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का भी लगाता है, साथ साथ सूर्य का भी लगाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी अपने किस पे, घुड़ी पे घूमती है। ठीक है, अपने अर्थ या धुरी जो होती है उससे दोस्तों क्या करती है, घूमती है। ठीक है, और पॉइंट इसमें देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का यह विशेष संबंध हमारे लिए बड़े महत्व का है। ठीक है, ये जो संबंध है इन दोनों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर दिन रात का होना, ठीक है, जो हम लोग के जहाँ हम लोग निवास करते हैं वहाँ पर दिन रात का होना, ऋतुओं का बदलना, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य व चंद्र ग्रह का होना आदि देख लेते हैं। और सभी बातें इन्हीं संबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम। ठीक है, कौन कौन से, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के, इन्हीं की कारण ये सब गतियाँ होती हैं। ठीक है, धरातल पर होने वाली जलवायु और मौसमी परिवर्तन भी इन्हीं संबंधों का अप्रत्यक्ष प्रतिफल है। ठीक है, अतः पृथ्वी की गतियों का ज्ञान हमारे लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। पृथ्वी स्थिर न होकर निरंतर गतिशील है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, गतिशील है। पृथ्वी की निम्नलिखित दो गतियां हैं। ठीक है, तो उन दो गतियों में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी गति है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है घूर्णन गति, जिसको आप दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या है, परिक्रमण या वार्षिक गति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग घूर्णन गति के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद वार्षिक गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी एक कल्पित, ठीक है, धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, जो घड़ी की सुई उसकी क्या है, विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, लट्टू की बातें घूमती है। कौन सी घूमती है, आपकी पृथ्वी, घूर्णन गति के कारण। ठीक है, पृथ्वी की इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति अथवा आवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जिस दूरी अथवा अक्ष पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष से एक जो घूमती है इसी को एक काल्पनिक रेखा माना गया है। ठीक है, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उसके उत्तरी तथा ध्रुवों से मिलती है। ठीक है, जो क्या होता है, पृथ्वी केंद्र से होकर उसके उत्तरी तथा ध्रुवों से मिलती है। पृथ्वी का यह अक्ष, ठीक है, क्या है, पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष तल से, ठीक है, कक्ष तल के साथ कितना दोस्तों, 66.5, मतलब 66 से 1/2 अंश का कोण बनाती है। यह अक्ष सदैव एक ही ओर झुका रहता है। ठीक है, यह अक्ष क्या हमेशा एक ही ओर झुका रहता है। ठीक है, इसमें और लाइनें इसको देख लेते हैं। पृथ्वी जब अपने धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी क्या अपने धुरी पूरा एक चक्कर जब लगाती है तो एक दिन होता है। ठीक है, एक दिन मतलब 24 घंटे का समय होता है। इसी से हम इसे गति को दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों हम लोग गुणन गति या दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, तो कुछ और लाइनें इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको स्क्रॉल कर देते हैं। बहुत समय तक लोगों को यह विश्वास था कि, ठीक है, पृथ्वी स्थिर है। ठीक है, मतलब बहुत साल पहले जब आदिवासी निवास करते थे, आदि मानव, उसके बाद पृथ्वी पर और चीज़ें हुई, उस समय व्यक्ति को ज्ञान नहीं था। ठीक है, उन लोग ये जानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाता। ठीक है, उसमें ये ज्ञान नहीं था। आज भी जब हम प्रातः सूर्य को पूरब से उदय होकर संध्या को पश्चिम दिशा में अस्त होते देखते हैं तो यही प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सूर्य अपने स्थान पर क्या है, विद्यमान है, स्थिर है, और पृथ्वी ही अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष से क्या करती है, पश्चिम से पूर्वी दिशा में चक्कर लगाती है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट है। देखिए, ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपके ये जो कर्क रेखा है, देखिए जो कर्क रेखा क्या है, 23.5 अंश पे झुकी हुई है। इसी को दोस्तों इसमें दिखाने का काम कर लीजिए। आपकी मकर रेखा है। ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है, कच्છી समतल है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है,
देखिए 23.5 अंश यहाँ पे लिखा है ना। अब दोस्तों चलिए ये अक्ष का झुकाव के बारे में इसमें वर्णन किया है, तो इसमें चर्चा करने के लिए बोल रहा है कुछ पॉइंट है। जिस प्रकार चलती हुई रेलगाड़ी में यात्राएं, ठीक है, यात्री क्या करते हैं, चलती हुई जब रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भूमि ही विपरीत दिशा की ओर दौड़ती हुई प्रतीत होती है। मतलब क्या, भूमि ही विपरीत दिशा में दौड़ती हुई प्रतीत होती है। उसी प्रकार पृथ्वी के घूर्णन रहने पर भी यह प्रतीत होता है कि सूर्य घूमता है। चलिए इसका प्रभाव क्या है उसको देख लेते हैं। पृथ्वी एक प्रकाशहीन पिंड है, ठीक है, मतलब पृथ्वी पे खुद का कोई प्रकाश नहीं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से जगमगाती है। पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो पृथ्वी का आधा भाग सदैव प्रकाश में तथा दूसरा आधा भाग सदैव ही अंधकार में रहता, ठीक है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती नहीं, अगर एक जगह स्थिर होती तो क्या होता, जो सूर्य का जो प्रकाश है जिस साइड पड़ता तो वहाँ पे क्या होता, दिन होता, और पृथ्वी का आधा हिस्सा सदैव हमेशा के लिए रात होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह एक भाग में हमेशा दिन तथा एक भाग में हमेशा क्या होता है, रात्रि होती है। परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के सम्मुख आता है, ठीक है। ये जो पृथ्वी का है बारी बारी भाग, मान लीजिए ये सूर्य, ठीक है, ये पृथ्वी यहाँ से घूम के तो यहाँ पे ये भाग आएगा और ये भाग यहाँ पे चला गया, ठीक है। अतः सूर्य के सम्मुख वाले भाग में दिन और सूर्य के विपरीत वाले भाग में देख लेते हैं और रात्रि होती है, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात्रि को विभाजित करता है, ठीक है। क्या है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात्रि को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक। कौन सा वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती है। इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही परिणाम दिन और रात का होना है, ठीक है। कौन सी गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी एक दिन में अर्थात 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, ठीक है। ये इसका अक्ष यहीं से स्टार्ट करते फिर यहीं पे आ जाती है, फिर यहीं से अपना करते 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करती है, ठीक है। इसी कारण से एक दिन 24 घंटे का माना जाता है, ठीक है। इसी ये रीजन कारण क्या होता है, एक दिन 24 घंटे का माना जाता है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी को क्यों, आप एक गति देख लिया, दूसरा क्या है, परिक्रमण गति, ठीक है। इससे क्या था, ऋतु परिवर्तन होती है, इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, ठीक है। अपने अक्ष पर तो घूमती है, और ये जो सूर्य है इसका क्या करती है, ये सूर्य है इसका पूरा चक्कर भी लगाती है, ठीक है। पृथ्वी की इस परिक्रमा, ठीक है, का मार्ग निश्चित होता है, ठीक है। इसका क्या है, जो एक मार्ग वो निश्चित होता है। यह मार्ग पूर्ण वृत्त न होकर अंडाकार है, ठीक है। कैसा है दोस्तों, अंडाकार, मतलब अंडा कैसा, अंडा का आकार ऐसे ही होता है ना, यही इसमें बता रहा है। और पॉइंट देख लेते हैं, जिसके केंद्र पर सूर्य स्थित है, जिसके क्या, इसके केंद्र पर सूर्य स्थित है, ठीक है। गणितीय भाषा में इस परिक्रमण पक्ष को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त, ठीक है, का आकार कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना, 365, ठीक है, 365 से एक बता के 4 दिन लगता है। पृथ्वी की इसी गति को क्या दोस्तों कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। या वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। इस गति को हम लोग 365 दिन का मानते हैं, ठीक है। कितने दिन का, 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। सुविधा के लिए इसमें 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 दिन, सॉरी दोस्तों, जो 6 घंटे मिला के कितने हो जाते हैं, 24 घंटे, मतलब एक दिन बराबर हो जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह कितना दोस्तों, 28 दिन का होता है, ठीक है। और जो आपका चौथे साल कितना, 29 दिन का होता है, के बदले 29 दिन का होता है। इसी वर्ष, ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो आपका जिसमें 29 फरवरी आ रही है उसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ये हमेशा 4 वर्ष पे आता है, ठीक है। कुछ चर्चा करने के लिए बिंदु दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वृत्त और दीर्घ वृत्त में क्या अंतर है, ठीक है।
और अगला क्या पॉइंट दोस्तों इसको देख लेते हैं। अगला लीप वर्ष कब आएगा, तो अगले भी लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के बाद ही आएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ लाइनें देख लेते हैं। जब वर्ष की किसी निश्चित अवधि में ताप और वायु की सामान्यतः स्थिर अवस्था होती है। ठीक है, वर्ष की किसी निश्चित अवधि या ताप और वायु की समानता स्थिर अवस्था होती है तो वह एक क्या होता है, ऋतु कहलाती है। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन और उसके वर्गीकरण का मूल आधार क्या है, ताप है। ठीक है, जो ऋतु परिवर्तन है या उसका जो वर्गीकृत किया गया उसका जो मूल आधार क्या है दोस्तों, वह ताप है। पृथ्वी को ताप सूर्य से प्राप्त होता है। किसी दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी को ताप प्राप्त होता है, किंतु ताप की मात्रा प्रकाश, ठीक है, प्राप्त की अवधि पर निर्भर होती है। पृथ्वी की परिक्रमा और उसके अक्ष के झुके होने के कारण पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, जो परिवर्तित होती रहती है किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की। ठीक है, फलतः सूर्य की किरणें कभी तिरछी कभी सीधी पड़ती हैं। ठीक है, जो सूर्य की किरणें क्या करती है, कभी तिरछी पड़ती हैं और कभी सीधी पड़ती हैं, जिससे पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की प्राप्ति अवधि अलग अलग होती है। ठीक है, इस यही रीजन है कि बहुत सारे पृथ्वी के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे क्या होती है, ताप की प्राप्ति कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, जब किसी स्थान पर सूर्य अधिक समय तक के लिए चमकता है तो उसे अधिक ताप प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ पे सूर्य अधिक समय के लिए तपता है तो वहाँ पर उसको अधिक ताप प्राप्त होता है। ठीक है, और पॉइंट देख लेते हैं। रात्रि में वह ताप पुनः पृथ्वी से नहीं निकल पाता। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इसलिए दोस्तों जहाँ पे जो पृथ्वी का जो ताप है, मतलब जिसका प्रकाश जहाँ अधिक होगा वहाँ पे क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत यदि सूर्य कम समय के लिए चमकता है तो दिन छोटा और रातें क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, और दिन को प्राप्त तापमान की मात्रा पृथ्वी से अधिक मात्रा में निकल जाने के परिणाम स्वरूप जाड़े मतलब शीत ऋतु होती है। ठीक है, समानतः एक वर्ष की गर्मी, एक वर्ष में क्या होता है, गर्मी भी होता है, सर्दी होता है और बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऋतुओं में परिवर्तन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जो पृथ्वी की स्थिति क्या आती है, चक्कर लगाती है ना किसका, सूर्य का, तो उसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इन चारों अवस्थाओं में कौन सा आता है, ऋतु परिवर्तित होती है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये चित्र बना गया है। ठीक है, चित्र को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, कौन सा है, विषु 21 मार्च है। ये आपका बसंत ऋतु है। ये भी कौन सा है, बसंत ऋतु है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध पे है। ठीक है, ये भी उत्तरी गोलार्ध पे, ये दोनों। ठीक है, शीत ऋतु यहाँ पे भी दिखाया गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पर शीत ऋतु है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि यहाँ पे अगर क्या होगा, शीत ऋतु होता है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग परिभाषा देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चित्र के अनुसार इसमें दिया गया है। चित्र के अनुसार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका है। ठीक है, किसके चित्र के अनुसार क्या दिया, 21 जून को क्या है दोस्तों, किसकी ओर झुका है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जो मैंने नहीं बोला कि जब भी अगर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एक कर्क रेखा है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे जो इस सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अगर सीधे पड़ता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है अगर जब लंबवत या सीधी पड़ती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे ध्रुव है वहाँ पे क्या करता है, सूर्य की किरणें
क्या पड़ती है, तीसरी पड़ती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरह झुका हुआ है, ठीक है। जो उत्तरी ध्रुव कौन सा है, सूर्य की ओर झुका हुआ है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद आने वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल होता है, ठीक है। किसके दोस्तों, जो विषुववृत्त है, ये विषुववृत्त, ठीक है, इसके उत्तरी भाग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, ग्रीष्म काल होता है। 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। ये जो आपका उत्तरी भाग है, जो पूरा यहाँ पर क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। किस दिन होता है दोस्तों, 21 जून को, ठीक है। तथा सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। उस दिन अगर सबसे लंबा रात होगा तो सबसे छोटी रात भी होगी, ठीक है। पृथ्वी की यह अवस्था उत्तर क्या कहलाती है, अयनांत कहलाती है, ठीक है। और उसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं नेक्स्ट में। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव से सूर्य की ओर झुके होने के कारण, ठीक है। 22 दिसंबर क्या है, यहाँ पर आप देखिए, आप दक्षिणी ध्रुव की बात करें, ठीक है। झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर मकर रेखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, ठीक है, पड़ती, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें क्या होती है, छोटी होती हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की यह अवस्था दक्षिणी अयनांत कहलाती है। अब दोस्तों और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, चर्चा करने के लिए बोल रहा है। भारत में क्रिसमस डे शीतकालीन में तथा ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन में माना जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये आपकी कौन सी है, विषुवत रेखा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन सी आपकी है, कर्क रेखा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन सी है, ये मकर रेखा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे जो सूर्य की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ग्रीष्मकालीन पड़ा है, क्योंकि अगर देखिए उत्तरी गोलार्ध में अगर शीतकालीन पड़ा तो आपकी ये दक्षिण गोलार्ध में क्या पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। और पॉइंट हम दोस्तों 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर लंबवत या सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं, ठीक है। किस दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। इसे विषुव कहते हैं, ठीक है। और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं आगे चल के। सॉरी दोस्तों, काम नहीं कर रहा है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। 23 सितंबर कहाँ होती है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन अथवा परिभ्रमण एवं परिक्रमण के कारण क्रमशः दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। पृथ्वी के दोनों गति के कारण, ठीक है, एक परिक्रमण एक परिभ्रमण, ठीक है। एक अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है और एक क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ख़त्म हुआ था आज का मेरा वीडियो यहीं पे। आज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आए होंगे क्योंकि आज कुछ समस्या थी, ठीक है। आज मेरा हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे अंदर पढ़ाने में जो भी कमियाँ हैं आप उससे बेशक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।